सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई मेटल कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। दो एटम्स के बीच में बन रहा है, सपोज एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है? बी है। इन दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को हैमर करके मार मार के उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा। सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? मैं विशाल सर स्वागत करता हूं बेटा आपके इस प्यारे से चैनल जेके बोस वाला पे। बेटा क्या हाल चाल, कैसी चल रही है बेटा आपकी पढ़ाई? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यह लिखो कि कैसी आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही है। क्या पहले वाले सारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए हैं या नहीं आए हैं बेटा? और मुझे आज यह बताओ कि आज हम कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीरियल वाइज फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को तो आप बिल्कुल क्लियरली बताओगे कि आज कौन सा चैप्टर मैं लेके आया हूं। अरे थंबनेल में तो दिख ही गया होगा बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने कौन सा चैप्टर है बेटा? अपना तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, मेटल्स और नॉन मेटल्स बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर ये रहने वाला है बेटा। होप, उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले के सारे लेक्चर पढ़ चुके आ गए होंगे। आप ऐप पे डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे और मजे से आपके सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। पीवाईक्यू भी आपके बेटा आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं यूट्यूब पे बेटा। ठीक है, तो करते हैं शुरू अपना आज का लेक्चर और नाम है उसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट बेटा। तो देखो आज हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? लिविस सिंबल्स के बारे में जानेंगे। और फिर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में क्या पढ़ेंगे सर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और थोड़ा बहुत अलॉय के बारे में भी हम जानेंगे। और खत्म करेंगे अपना तीसरा वाला चैप्टर भी, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आपकी अगर परमिशन हो तो बोलो शुरू करें क्या? अरे बोल भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दे, क्या शुरू करें ये वाला लेक्चर? हाँ सर शुरू करो। तो ये रहा बेटा, शुरू करते हैं सबसे पहले कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। तो देखना क्या लिखा है बेटा। लिखा है, कहता है मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अरे ये अमीर लोग होते हैं, फेंक फेंक के इलेक्ट्रॉन मार रहे होते हैं। कहता भाई मैं अमीर हूं, ले कितने इलेक्ट्रॉन तुझे चाहिए बेटा? मतलब मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अरे वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आसानी से उसको मैं मेटल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? मेटल। और खुद सोच, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज को लूज कर रहा है, तो पीछे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल सर सोडियम। सर क्या है सर? सोडियम। सर कौन सा? सर मैग्नीशियम, सर पोटेशियम, सर एल्यूमिनियम, सर कॉपर, सर सिल्वर, सर गोल्ड, ईटीसी ईटीसी। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं सर? ये हैं हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? मेटल्स की एग्जांपल हैं। तो मेटल कौन कौन? मेटल मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? उस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप खुद सोच, नॉन मेटल क्या होगा? उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। क्या लिखा है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब और देख, दे आर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब ये कि ये ना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने ऊपर लेगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तभी ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सर एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं सर? ये ना नॉन मेटल की एग्जांपल हैं। किसकी? नॉन मेटल की एग्जांपल्स हैं बेटा। बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। सबको आती है, मुझे पता है बेटा, आप सबको ये बारे में पता है कि मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। तो देख बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, कि भाई मेटल कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबिलिटी। बेटा क्या है? द मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दिस मींस दैट दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को हैमर करके मार मार के उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, तो उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलिएबिलिटी कहा जाता है। याद करो, आपके घर में एल्युमिनियम फॉइल पड़ी होगी फूड पैकेज के लिए, बेटा पड़ी है ना? कितनी पतली शीट है बेटा। तो वो कारनामा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ मेटल कर सकता है बेटा। ठीक है, तो दूसरा देख क्या है? दूसरी है सर डक्टिलिटी। देख डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल। सर मतलब क्या है? यह है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब हम मेटल से वायर बना सकते हैं बेटा। कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, सिल्वर की वायर, कितनी आपने वायर आपने आसपास देखी होंगी, सारी की सारी वायर्स जो होती है ना, वो किसकी वायर्स होती हैं सर? वो मेटल्स की वायर होती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, तीसरा, मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। याद कर, देख बेटा, अभी मैंने बोला ये फेंक फेंक के इलेक्ट्रॉन मार रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा होता है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, तो वही इलेक्ट्रॉन इसके बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या बेटा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का रीजन होते हैं। ओके सर। मेटल्स आर लस्टरस। मेटल्स कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं, सबको पता है सर। मीनिंग दे हैव शाइनी अपीयरेंस। बिल्कुल सर, ठीक है। पांचवा, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस मींस दे कैन होल्ड हैवी वेट। मतलब ये कि सर इनमें ना बहुत भारी भारी वजन जो उठाने की या बर्दाश्त करने की हिम्मत इसमें होती है। देख बेटा, कोई भी लोहे की प्लेट होगी, उसके ऊपर तो कोई भी भारी चीज रख दे, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है या कम फर्क उस पर पड़ता है। मतलब ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये रखते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। बिल्कुल 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 सही बोला। घर में जा, बर्तन पकड़, जोर से मार उसको, पूरा बजेगा, पूरा किचन तेरा गूंज उठेगा, और मम्मी भी वहां से किचन से आएगी, और फिर जो तेरा हाल करेगी वो तू ही जानेगा बेटा। ठीक है, दिस मींस दैट व्हेन वी हिट देम दे मेक रिंगिंग साउंड। बिल्कुल सर, ठीक है। सोनरस क्या होता है? सोनरस ये होता है अगर मैं उसको मारूं तो रिंगिंग साउंड पूरे कमरे में प्रोड्यूस करेगा बेटा वो। ओके सर। सातवां, मेटल्स आर हार्ड। बिल्कुल 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 सही बोला, वो हार्ड होते हैं। दिस मींस दैट दे कैन नॉट बी कट इजीली। मतलब उनको आसानी से कट हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर। मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। कैसे होते हैं? सॉलिड। लेकिन एक भाई साहब को छोड़ के, किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। ओके सर। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाई डेंसिटी इनकी होती है। और एक और चीज यहां पर लिख देता हूं, क्या होता है इनका? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई एमपी भी इनका बड़ा होता है, और बीपी भी इनका क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ आसान सी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम सबको ये आती हैं, हम तो बस रिवीजन कर रहे हैं सर। ये रहा बेटा दूसरा, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। खत्म। आप कौन सी पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर क्या होता है? तो देख बेटा, कहता है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। वो मेलेबल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं बेटा। वो मेलेबल नहीं होते। कैसे होते हैं? वो ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल। क्या होता है ब्रिटल? देख, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। अगर आप उनको हैमर से मारोगे, बार बार पीटोगे, तो वो टूट जाएंगे बेटा, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन
हैमर्ड और स्ट्रेस्ड बेटा, मतलब अगर वो क्या करूंगा, उनको मारूंगा तो टूट जाएंगे, और उसी टूटने वाली प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? ब्रिटलनेस उसको हम कहते हैं। ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं सर, इनसे देखना नॉन मेटल्स के नॉट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हमें पता है कार्बन की कभी तार देखी है क्या? कार्बन की कभी वायर देखी है? अरे ऑक्सीजन की वायर देखी है क्या? अरे ब्रोमीन की वायर देखी है क्या? नो सर। ठीक है। तीसरा, non-metals are bad conductor of heat and electricity. In non-metals, the bonds formed are weak and there are no free electron to share. हमें पता है बेटा, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके सर। अच्छा, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, वो चमकते नहीं है सर, वो चमकते नहीं है। नॉन मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर की फॉर्म में होते हैं और गैशियस, हैंस दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड एंड दे डू नॉट हैव एनी लस्टर, उनमें कोई भी चमक नहीं होती है। फिजिकल स्टेट देख बेटा, हमने जब मेटल्स की फिजिकल स्टेट पढ़ी ना, तो हमने कहा सर वो सॉलिड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैसेस होते हैं। तो क्या लिखा है देख, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, सल्फर जो होता है ना और कार्बन जो होता है ना, वो सॉलिड होता है। सल्फर और कार्बन सॉलिड, अच्छा सर, ओके। ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं? गैसियस होते हैं बेटा रूम टेम्परेचर पे। मतलब कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना सर, वो कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? गैसियस होते हैं बेटा। ब्रोमीन लिक्विड होता है, सल्फर और कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है, और गैसियस तो आपको पता ही है सर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ओके सर। डेंसिटी देखो बेटा, डेंसिटी जब मैंने मेटल्स की बात की तो मैंने कहा बहुत हाई डेंसिटी होती है इनकी एज कंपेयर टू मेटल, कम डेंसिटी इनकी होती है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द मेटल्स विच हैव हाई डेंसिटीज। ओके सर। फिर सातवां, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होते हैं, वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट मेक एनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मैं कहूं शॉर्टकट में, ये कहूं कि जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एग्जैक्ट अपोजिट होती हैं किसके? मेटल्स के। एग्जैक्ट अपोजिट होती हैं किसके? मेटल्स के बेटा। ठीक है। ओके, इसमें ये वाला याद रखना कि जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी कुछ होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो गैसेस भी होते हैं। हाँ, इसको स्टार लगा देना, क्योंकि ये क्या है सर? ये है एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शंस। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो है ना बेटा, सारी प्रॉपर्टीज सारे मेटल फॉलो नहीं करते हैं। कुछ मेटल ना अपनी सरकार चलाते हैं, अलग से बेटा उनका काम चल रहा होता है। तो कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो अपने ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते हैं? वो उदंड बालक होते हैं, और उदंड बालक अपने ग्रुप की तरह फॉलो नहीं करता है। तो देख बेटा कैसे होते हैं वो, देख कहता स्टेट ऑफ मेटल्स। अभी तक मैंने क्या कहा? मेटल सॉलिड होता है, लेकिन देख बताया पहले भी, कौन से भाई साहब, कौन से भाई साहब? मरकरी जो भाई साहब होते हैं ना सर, वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। दूसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना मेटल का, बहुत हाई होता है, लेकिन देख 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 जो गैलियम भाई साहब होते हैं और सीजियम भाई साहब होते हैं ना, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इवन अगर मैं हथेली पे रख दूं वो तो हाथ पे ही बेटा मेल्ट हो जाता है। ओके सर। लस्ट्रस नॉन मेटल, सर हमने तो पढ़ा नॉन मेटल लस्ट्रस होता ही नहीं है, लेकिन ये देख भाई साहब, ये भी उदंड बालक है, ये भी उदंड बालक है। कहता मैं अपने ग्रुप से साथ चलूंगा ही नहीं, अलग चलूंगा। कहता मैं तो चमकीला हूं। और लस्ट्रस कैसा है? आयोडीन लस्ट्रस है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा चुके हैं सर, कार्बन में आपने पढ़ाया है। और कार्बन तो सर नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन देख डायमंड जो प्योर कार्बन होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है बेटा इसमें। ओके सर। और ग्रेफाइट जो होता है ना बेटा, वो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद करो, ये भी पढ़ा चुका हूं। ओके सर।
सॉफ्ट अल्कली मेटल्स, सॉफ्ट अल्कली मेटल्स, मेटल्स होने कैसे चाहिए सर, हार्ड होने चाहिए। लेकिन जब मैं लिथियम भाई साहब की बात करता हूं, सोडियम भाई साहब की बात करता हूं और पोटेशियम भाई साहब की बात करता हूं, तो ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप चाकू से काट भी सकते हो बेटा। तो ये रही कुछ एक्सेप्शंस, हाँ याद रखनी है, हाँ 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 हाँ। क्या पूछ रहा है, हाँ बेटा ये याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। पहले भी पूछा गया है, तेरे दादा परदादा को भी पूछा गया है और आगे तेरे बच्चों को भी यही सवाल पूछा जाएगा। तो हाँ याद रखना है बेटा, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। मेटल में लिक्विड कौन होता है सर, मरकरी होता है सर। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल किसका होता है, सीजियम और गैलियम का होता है सर। सर लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है सर, आयोडीन है सर। सर कौन सा वो ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है, तो डायमंड होता है, वो कार्बन ही होता है। और कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो कार्बन का ही एक ग्रेफाइट, कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक कौन है, वो ग्रेफाइट। सर क्या ऐसा कोई मेटल होता है जो सॉफ्ट होता है, हाँ बेटा कौन, पोटेशियम हो गया सर, लिथियम हो गया सर, और कौन सा हो गया, सोडियम हो गया। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज को टाटा बाय कर दिया, अब किसको पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सर क्या पढ़ते हैं, सर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। हम देखेंगे मेटल अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो देखना बेटा, सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। क्या सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या सारे आसानी से करेंगे या कुछ टाइम लगाएंगे बेटा। तो देखते हैं बेटा क्या यहां पे कहानियां चलने वाली हैं। तो क्या लिखा है, कहता है ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओ हो, इतना पता चल गया कि क्या, कि मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके सर, आगे बताओ क्या कहानी है। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये कि मेटल जब जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। लेकिन सारे मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे नहीं करते हैं रिएक्ट, कुछ को क्या करना पड़ता है, some metals needs to be held at high temperature before they start reacting with oxygen, मतलब उनको पहले गर्म करना पड़ेगा फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। ओके सर, टू एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स विद ऑक्सीजन वी कैन से दैट कि सर पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है और कॉपर है। इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हम लास्ट पे कहां पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। ओके सर, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स को पहले गर्म करना पड़ता है फिर जाके वो किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं किसका बेटा, सोडियम और पोटेशियम। क्या, सोडियम और पोटेशियम। तो देख बेटा बहुत आसान है, सोडियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। और पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। बहुत आसान है बेटा। और आपको यह भी पता है इन दोनों में से रिएक्टिव ज्यादा कौन है सर, इनमें से कौन रिएक्टिव है सर, पोटेशियम रिएक्टिव है। क्यों सर, हमने ये पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में सर आपने हमें ये पढ़ाया है, रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद कराई है सर, यहां भी पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता नहीं कर, ठीक है। तो देख बेटा याद रखना है, सोडियम और क्या बनाएगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड, और पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत आसान है बेटा। क्या है सर, सोडियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा Na2O, और पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा K2O। सर ये O2 क्यों लिखा है, O2 क्यों लिखा है बेटा, ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए वही फॉर्म मैंने लिखनी है। और ये जो है बेटा Na और K अकेला ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए वही फॉर्म मैंने लिखनी होती है। तो रिएक्शन को तू बैलेंस कर सकता है, इसको 2 लिख दे बेटा, इसको भी 2 लिख दे बेटा, और वहां पे रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। याद, ये फार्मूले बनाने आने चाहिए। अरे यार ये तो 9th में सीखते हैं हम, कहां सीखते हैं, 9th में ये हम सीखते
है बेटा, ठीक है। ये कहां सीखते हैं? 9th में हम सीखते हैं। ओके सर, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर देख बेटा, इसमें से क्या है, जो ये वाले मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड बेटा, ठीक है, ये वाले मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये पता होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है, तो ये दोनों मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। देख बेटा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। अल्कली का मतलब होता है बेस। क्या मतलब होता है? बेस। देख, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे ही इनको आप कहां डालोगे बेटा, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये बेस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, दोनों क्या बनाएंगे, हमारे पास बेस बनाएंगे। तो पता होना चाहिए ये दोनों पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और बेस वहां पे हमारे पास बनाते हैं NaOH और KOH यहां से बनेगा। पढ़ा चुका हूं, पढ़ा नहीं, ये हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट में। NaOH क्या होता है? बेस होता है। KOH क्या होता है? ये भी क्या होता है बेटा? बेस होता है। और सारे मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये दो होते हैं, एक दो और होते हैं, वो भी अभी पढ़ाऊंगा। अच्छा देख बेटा, उन्होंने क्या किया ना, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट किया। किसने? सोडियम पोटेशियम ने रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। लेकिन मैग्नीशियम ना थोड़े से ड्रामे करता है बेटा, और पढ़ तो चुके हैं हम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। तो देख बेटा क्या है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। क्या करना पड़ेगा इसको? इट कंबाइन विद ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग, इसको पहले गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करना पड़ेगा तो देख आपको पता है, जब गर्म करूंगा ना तो सर ये ना डेजलिंग सी लाइट देता है। ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट एंड लाइट, ये प्रोड्यूस करता है। और ये तो बार बार ये वाली रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है सर ये, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं सर हम। मतलब सोडियम पोटेशियम अरे रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और उसके जो ऑक्साइड बनेंगे ना सर, वो ऑक्साइड ना पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सर ये कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, इसको जलाना पड़ता है सर। हम पढ़ चुके हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, इसके अलावा फिर कौन आता है सर? फिर आ गया जिंक। अब देख, जिंक को तुझे और भी हीट करना पड़ेगा। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, पहले जिंक को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी, फिर बेटा ये जलेगा टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक प्लस O2 गिव्स अस जिंक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, जिंक प्लस O2 गिव्स अस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा आयरन और कौन सा है बेटा? कॉपर। आयरन और कॉपर को और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हीट, फिर इसको और ज्यादा हीट, इसको और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा बेटा। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर? पहले ये दो रिएक्टिव हैं, उसके बाद कौन रिएक्टिव है? मैग्नीशियम है, उसके बाद कौन है? जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर बेटा। ये रूम टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको और हीट और हीट और हीट करना पड़ता है, तभी जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। Iron does not burn in air even on strong heating. The reaction of iron with oxygen takes place less readily than of the zinc. मतलब जिंक से ना कम रिएक्टिव ये होता है, और अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा पता होना चाहिए। Fe प्लस O2 ये Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है? Fe3O4 ये बनाता है। ये आयरन ऑक्साइड भी इसको हम कहते हैं, Fe3O4। Fe3O4 जो है ना बेटा, ये मिक्स ऑक्साइड है। क्या है ये? मिक्स ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिक्स्ड ऑक्साइड किसका है सर? ये FeO प्लस Fe2O3 का मिक्स ऑक्साइड है, इन दोनों का ये मिक्स ऑक्साइड ये होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मतलब इसमें ना दो तरह के ऑक्साइड है, एक FeO और Fe2O3 बेटा, ठीक है। ओके, उसके बाद कॉपर भी बेटा बहुत लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कॉपर डज नॉट बर्न, जलता तो है नहीं, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये जलेगा नहीं, लेकिन अगर इसको मैं गर्म कर देता हूं तो इसके ऊपर से कॉपर ऑक्साइड की बेटा क्या लेयर लग जाती है? एक ब्लैक कलर की लेयर लग जाती है बेटा, ठीक है। तो ये याद हमने रखना है। सर आपने क्या पढ़ाया? देख बेटा मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि पोटेशियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, फिर मैंने जिंक पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया सर, फिर आपने आयरन पढ़ाया, फिर आपने सर कॉपर पढ़ाया। आपने कहा जो ये दो है ना, ये दो है ना, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं। और सर इसको ना गरम करना पड़ता है, गरम करना पड़ता है, इसको ना गरम करना पड़ता है। और इन तीनों को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है सर। ये जिंक ऑक्साइड बनाता है सर। और ये ना सर, ये क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है सर। और ये ना सर, ये CuO बनाता है सर। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, इसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, इनको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन बेटा, पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर है बेटा। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपने भी याद रखना है। ओके सर, ये क्या पढ़ा, ये पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि वाटर के साथ कैसे ये रिएक्ट करेंगे। तो देखना बेटा, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा देख, मेटल जब ऑक्सीजन से नहीं, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा बेटा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर ये मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाएगी तो बनाएगा बेटा ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहना चाह रहे हो सर, ये बता रहा हूं, देख पहले पढ़ लेते हैं। metals react with water and produce metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with वाटर। सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देख बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं पहले तो क्या होगा, मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या देगा सर, ये देगा मेटल ऑक्साइड। क्या देगा, ये देगा मेटल ऑक्साइड देगा। और सर कौन सी गैस देगा, और सर ये हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी देगा, और सर ये हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अगर ये मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तो बेटा, अगर ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ही क्या बनाएगा, तो ही ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो ही ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मतलब सारे मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। कौन कौन सा बनाएगा वो भी चेक करेंगे, कौन कौन सा बनाएगा वो भी हम चेक करेंगे, वो भी हम चेक करेंगे। ओके, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले बनाएगा मेटल ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस देगा। अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो रहा होगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, metals like potassium or sodium react violently with the cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent that exothermic, that the evolved hydrogen immediately catches the fire. क्या कभी तुमने ये सुना है कि पानी में भी आग लगा दूंगा, कभी सुना है क्या? अरे हम केमिस्ट्री वाले हैं जो पानी में भी आग लगा देते हैं बेटा। कैसे आग लगाते हैं, अगर मैं पानी में पोटेशियम को फेंक दूं, अगर मैं पानी में सोडियम को फेंक दूं तो पानी में धमाका करने वाले कौन होते हैं? हम केमिस्ट्री वालों का दम है जो पानी में भी बेटा हम आग लगा लेते हैं। तो देख पानी में आग कैसे लगाएंगे बेटा हम, देख बेटा क्या होता है, जैसे ही पोटेशियम और सोडियम और इवन अरे ठंडे पानी में भी आग लगा देने का दम अगर कोई रखता है तो सोडियम और पोटेशियम रखता है। जैसे ही इनको तो बेटा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा। और आपको मैं कह चुका हूं इनका मेटल ऑक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, पानी में। तो डायरेक्ट ये क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं बेटा, इसी को आग लग जाती है, प्लस हीट एनर्जी। जैसे हीट निकलेगी वो इस हाइड्रोजन को आग लगा देगी। और आग अगर लगाएगी तो पानी में भी आग लगाने वाले सिर्फ कौन है, हम केमिस्ट्री वाले हैं बेटा। एक कहानी इससे याद आती है बेटा, मेरा ना एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट, उसको मैं लैब में कुछ पढ़ा रहा था। उसने लैब में चोरी से ना कहीं से सोडियम का छोटा सा पीस चोरी कर लिया। उसने मेरे मुंह से यह सुन लिया कि ये ना आग पकड़ लेता है बेटा पानी में। तो कहता है सर मैं तो घर जाके देखूंगा।
कहीं चोरी से उसने छोटा सा पीस क्या कर लिया बेटा, चोरी कर लिया और अपनी पीछे वाली पॉकेट में रख दिया बेटा। लेकिन वो गर्मी का मौसम था और गर्मी में पसीना आ गया बेटा, और जैसे ही बेटा पसीना आ गया, कहीं से मॉइस्चर उसको मिल गया बेटा, उसका पीछे वाला पूरा पॉकेट जल चुका था। पीछे वाला पूरा पॉकेट जल चुका था। बेचारा पूरा 2 हफ्ता स्कूल नहीं आया था। अब तो खुद सोच, पीछे वाला पॉकेट जब जल गया तो क्यों वो स्कूल नहीं आया था। तो बेटा इसीलिए कह रहा हूं कि केमिस्ट्री से पंगा लेने ना, और केमिस्ट्री के टीचर से तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर जो बोलता है वो होता है। अरे आग लग जाती है, आग लग जाती है, आग लग जाती है, सोडियम और पोटेशियम इवन ठंडे पानी के साथ भी आग लग जाती है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों से पंगा और मेरे से पंगा नहीं लेना। ठीक है बेटा, तो क्या समझ आया आपको? हाँ सर। सर क्या पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हीट एनर्जी जो निकलेगी सर, वही सर आग पकड़ने में मदद करती है। लेकिन इसके बाद अगर कौन है, इसके बाद अगर मैं कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं बेटा, देखना कैल्शियम के साथ, तो वो भी रिएक्ट तो करेगा लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। रिएक्ट तो करेगा कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बेटा हाइड्रोजन गैस भी देगा, लेकिन ये आग नहीं पकड़ेगा। आग कौन पकड़ते हैं? पोटेशियम और सोडियम। ठंडे ठंडे कूल कूल पानी में भी आग लगा देते हैं ये दोनों बेटा। बढ़ते हैं आगे, फिर कौन बार किसकी बारी आ गई सर? फिर बारी आ गई किसकी? मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम ना कहता है मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, गर्म पानी करके दे। तो देख बेटा, magnesium does not react with cold water, it react with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas। मतलब मैग्नीशियम का जो पहले ऑक्साइड बनेगा ना सर, वो ऑक्साइड भी डिसॉल्व होगा तभी बनेगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आग नहीं लगेगा। ये तो उल्टा कहेगा भाई ठंडे पानी से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मुझे गर्म पानी चाहिए। ठीक है, मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे से ही नहा लेंगे, लेकिन मैग्नीशियम बोलेगा मुझे चाहिए गर्म पानी। क्या चाहिए? गर्म पानी। और अभी तो देख और भी नखरे करने वाले आ गए हैं, और भी नखरे करने वाले आ गए हैं। देख, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर विद cold or hot water, they react with steam to form metal oxide and hydrogen gas। आ रहे हैं यार, ये और वीआईपी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं एल्युमिनियम जिंक और आयरन, कहता है हमें ना स्टीम बाथ चाहिए, हम तो गर्म पानी से भी नहीं नहाएंगे, हमें क्या चाहिए? हमें स्टीम बाथ चाहिए। अरे वीआईपी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। और एक बात और इंटरेस्टिंग बोलूं, इनका ना बेटा जो ऑक्साइड बनती है ना, वो डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में। और देख ऑक्साइड ही बना है, सिर्फ ऑक्साइड ही बना है, वो हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है बेटा। तो देख यहां क्या बनेगा, ये तीनों डिफरेंट रिएक्शन हैं, ये तीनों रिएक्शन डिफरेंट हैं। एक तो ये ठंडे पानी से नो, गर्म पानी से नो, स्टीम से हाँ, स्टीम से नहाएंगे हम। और स्टीम से नहाएगा बेटा तो क्या होगा? एल्युमिनियम प्लस H2O, ये कौन सी होता है? गैसियस H2O, मतलब स्टीम है बेटा। और ये बनाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस देगा। जिंक करेगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। आयरन बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस ये देगा। तो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। क्या याद रखना है सर? हमने क्या किया सर? फिर से पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। सर ये कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल दे, कोई बात नहीं है, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी दे, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम के पास जाऊंगा तो गर्म पानी करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं एल्युमिनियम के पास जाऊंगा तो सर ये तो कहते हैं हम स्टीम बाथ लेंगे। कौन सा बाथ लेंगे? स्टीम बाथ लेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। सर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये भी तुझे पता होना चाहिए, ये भी तुझे पता होना चाहिए। सर ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ जाती है सर। ये बनाएगा सर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ जाती है सर। सर ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ जाती है सर। अरे ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ जाती है सर। ये क्या बनाएगा? ना 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 ना,
हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हम Al2O3 बनाएंगे सर, और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ा लेंगे। ना 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 ना, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ाएंगे। ना 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 ना, क्या बनाएगा सर, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके उड़ा देंगे। ऐसा ही तूने अपनी रिएक्शंस लिखनी है, पता होना चाहिए ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, गर्म पानी स्टीम बाथ, गर्म पानी और स्टीम बाथ, और यही रिएक्टिविटी सीरीज में भी इनका ऑर्डर होता है। बोल समझ आया या नहीं आया? अगर समझ आया तो चल कमेंट बॉक्स में लिख दे, कमेंट बॉक्स में लिख दे, बोल हाँ सर समझ आ गया, बोल हाँ सर समझ आ गया। अरे लिख दे कमेंट बॉक्स में, शाबाश बेटा, लिख दे लिख दे। फिर आगे बढ़ता हूं, जब तक तू कमेंट करता है मैं आगे बढ़ता हूं। आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी डाउट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या तो वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा, या तो बेटा उनकी अलग से डाउट क्लास लगेगी। तो जो भी आपके होते हैं डाउट बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो बोलो बढ़ूं क्या आगे? अरे दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एक रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। बेटा तीसरी के पास चलते हैं, तीसरी के पास चलते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? अरे इतनी आसान इतनी आसान इतनी आसान रिएक्शन है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ेंगे? तू मुझे बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। देख, most metals react with dilute acids by replacing hydrogen gas and forming a salt and hydrogen gas। कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है मेटल जो है ना, मेटल जो है ना, मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएगा ना सर, ये बनाता है सर साल्ट, और देगा सर फुर करके हाइड्रोजन गैस मेरे पास ये दे देगा। अच्छा देख क्या हो रहा है। सबसे पहले सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विगरसली, मतलब बहुत भयानक तरीके से तेजी से रिएक्ट करता है बेटा, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। देख बेटा बहुत आसान है, देख ये सोडियम और इसको रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, NaCl बन जाएगा। ये सोडियम बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Na2SO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहां पे निकल जाएगी। साल्ट क्या बनेगा? सोडियम और सल्फेट का साल्ट, सोडियम और क्लोरीन का साल्ट बेटा यहां बनेगा, और हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा। तो याद कर ये कहां पड़ा था, याद कर ये कहां पड़ा था सर? ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर ये तो। अरे पढ़ तो चुके हैं बेटा हम ये। देख दो दो एग्जांपल्स हर किसी के लेके आया हूं, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है बेटा, ये दो बहुत विगरसली जल्दी से बेटा रिएक्ट ये करते हैं। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम की भी किसके साथ? मैग्नीशियम की भी किसके साथ बेटा? HCl के साथ और H2SO4 के साथ। फिर से वही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, MgCl2 हाइड्रोजन गैस, MgSO4 हाइड्रोजन गैस। इधर भी यही होने वाला है। देख बेटा एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, AlCl3 हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, Al2SO43 और हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलने वाली है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में धीरे 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 कम रिएक्ट करेंगे। पहले सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा, और फिर जिंक, और फिर आयरन रिएक्ट करेगा। बेटा बिल्कुल आसान है, फिर से देख, फिर वही है, जिंक किसको करेगा रिप्लेस? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ZnCl2 बनाएगा, और H2 फुरफुर करके निकल जाएगी, और जिंक फिर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ZnSO4 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके निकल जाएगी। यहां भी यही होने वाला है सर। आयरन ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, आयरन ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और FeCl2 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, FeSO4 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहां पे निकल जाएगी। बेटा ये सारी रिएक्शनें कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तभी तेजी से यहां पे मैं चल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेस सर कौन करता है? सर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। बता ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बता ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बेटा बता मुझे, ये मुझे बता, ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में लिख के दे, क्योंकि तुझे मैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा चुका हूं। सर ये वाली रिएक्शन ना नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है सर? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है ना लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू
हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होने वाली है। सर आपने कुछ नोट करके लिखा है तो यहां कुछ लिखाना है क्या? हाँ बेटा यहां कुछ लिखाना है। क्या लिखाना है? देख बेटा, मोस्टली मेटल्स सारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक भाई साहब है जो फिर से उदंड बालक है, कहता है भाई मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, मैं अपनी सरकार चलाऊंगा। वो कौन सा होता है? देख बेटा, डाइल्यूट 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 HNO3 जो होता है ना, डज नॉट गिव H2 गैस, डज नॉट गिव H2 गैस, वो H2 गैस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कहता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो H2 गैस की जगह बेटा वो NO2 दे देगा, NO देगा, एटसेट्रा बेटा, वो ऑक्साइड्स बेटा उल्टा वो दे देगा। तो याद रखना, डाइल्यूट HNO3 जो है बेटा वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उल्टा उसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा वो, और क्या बनाता है? नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड बनाएगा बेटा। ठीक है, तो याद रखना HNO3 जो होता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी सारे एसिड दे देंगे, बाकी सारे एसिड दे देंगे बेटा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बेटा आगे वाली लाइन है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आसान है यार, आसान है यार, आसान है यार, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, साल्ट बनाना है, हाइड्रोजन को फिल्टर करके बाहर निकाल देना है। रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी फिर से इसके डिस्कस करता हूं बेटा। क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? सर रिएक्टिविटी सीरीज होता है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करता हूं, किस तरीके से अरेंज करता हूं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करता हूं, उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। ये पूरी एक्सपेरिमेंटल है। अभी तक हमने जो रिएक्शनें पढ़ी ना, उन रिएक्शनों का ही कंक्लूजन ये है। वहीं से हमें पता चला कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल लेट रिएक्ट करेगा, उसी का कंक्लूजन में रिएक्टिविटी सीरीज में लिख रहा हूं, पढ़ा चुका हूं। क्या है बेटा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। और यहां पे सर हम एक और लिखते हैं, बता कौन सा लिखते हैं? सर यहां पे हम प्लेटिनियम लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? प्लेटिनियम लिखते हैं। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के दे इसकी क्या ट्रिक मैंने याद कराई है। जल्दी कर कमेंट बॉक्स में लिख के दे इसकी मैंने क्या ट्रिक याद कराई है, पहले लेक्चर में याद कराई है। फटाफट लिख के दे, फटाफट। अरे वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के दे, कमेंट बॉक्स में लिख के दे कि इसकी क्या ट्रिक याद कराई मैंने। फटाफट याद, जल्दी कर, जल्दी फटाफट। नहीं बढ़ूंगा आगे तब तक। बहुत आसान से ट्रिक याद कराई है, उस ट्रिक से तुझे पूरी एक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। फटाफट लिख, जल्दी कर। लिखा, बोल हाँ। हाँ मैं उम्मीद करता हूं तूने लिखा होगा, सर यहां कौन थी? सर यहां ना आप कैटरीना ले आए थे। क्या था? कैटरीना ने कार मांगी। कौन सी सर? आल्टो। फिर मांगी जेन, फिर मांगी कौन सी? फेरारी। अरे फिर भी हाय हाय, फिर भी हाय। क्यों मरकरी है तो मिली, क्यों मिली? कौन सी? अरे सर कौन सी मिली? सर मिली सिल्वर और गोल्ड और प्लेटेड और क्या था? कार था बेटा। तो इस ट्रिक से हमने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी। होप आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। अगर नहीं लिखा है बेटा तो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में इस ट्रिक को लिखेगा मैं उसका लाइक करूंगा बेटा कमेंट। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सा बच्चा ये वाली ट्रिक लिखता है, और इस ट्रिक से अगर उसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने में मदद मिली है तो थैंक यू भी बेटा। सारे बच्चे आप जरूर लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? थैंक यू विशाल सर। तो बढ़ता हूं आगे। देख बेटा, खत्म होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या पढ़ा हमने? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में यह कि मेटल किसके साथ? मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी, और उसके बाद बेटा हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, और रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम अपनी गाड़ी जो है ना वो मोड़ रहे हैं। कहां के लिए? लीविस सिंबल्स के लिए मोड़ रहे हैं अपनी गाड़ी। कि क्या होता है सर? लीविस सिंबल्स। डिफरेंट सा कंसेप्ट है बेटा, डिफरेंट सा कंसेप्ट है और आसान सा कंसेप्ट है। क्या? लीविस सिंबल्स हमारे पास
क्या होते हैं। तो देख रहे हैं बेटा हमारे पास क्या होता है लीविस सिंबल। किसने दिया था सर? दिया था जी एन लीविस। कौन से बाबा थे? बाबा लीविस थे। इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? चलिए फटाफट फटाफट लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे कमेंट बॉक्स में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शाबाश, कमेंट बॉक्स में लिख दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दे। बाय डॉट्स or small crosses around the symbol of the matter of the atom. These symbols are known as electron dot symbols or Lewis symbols. मतलब क्या सर? Lewis symbols में से ना हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर अगर तुझे लीविस डॉट सिंबल समझना है तो तुझे क्या पता होना चाहिए? तो तुझे पता होना चाहिए बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्या पता होना चाहिए? बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम कब पढ़ते हैं? अरे 9th की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर भाई साहब ने क्या दिया था? उसने कहा था कि एटम कैसा होता है, उसने बोहर भाई साहब ने दिया था। तो क्या दिया था? थोड़ा सा याद करा लेता हूं बेटा तुझे। उसने कहा था, किसने किसने कहा था? किसने? सर बोहर बाबा ने कहा था कि एटम जो होता है ना, एटम के सेंटर में होता है क्या? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके सर, ये बना दिया सर हमने न्यूक्लियस। क्या बना दिया? ये बना दिया सर न्यूक्लियस हमने। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और कहता है न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड रास्ते में घूम रहे होते हैं, फिक्स्ड पाथ में घूम रहे होते हैं। उनको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इनको क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। और इन्हीं को आज हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। कहता है बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो देख, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसको के कहा जाता है या के शेल कहा जाता है। इसको एल शेल कहूंगा, फिर एम शेल कहूंगा, बाहर जाऊंगा तो एन ओ ई टी ई टी सी ई टी सी ई टी सी बेटा आगे होता है। और के शेल को उसने कहा था ये फर्स्ट शेल होता है, ये दूसरा शेल होता है, ये तीसरा शेल होता है, ये चौथा और पांचवा छठा सातवां आठवां भी बेटा यहां पे बढ़ता होता है। ओके सर, इतना क्लियर है सर? हमें इतना हमें क्लियर है। अरे जो क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं है तो लीविस डॉट सिंबल गया। लीविस डॉट सिंबल गया। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये क्या है? ये बोहर मॉडल। क्या है? बोहर मॉडल। एक और चीज तुझे पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तुझे यह पता होना चाहिए कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं। तो देख बेटा, इतना ही तेरे काम का, जितने काम का उतना बताऊंगा। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। दूसरे वाले शेल में जो होती है 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। तीसरे वाले शेल में सर 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, लेकिन यहां मैं 8 ही लिखूंगा, यहां 8 ही लिखूंगा। 10th की केमिस्ट्री हम 8 ही लिखते हैं बेटा। ठीक है, और एन में बेटा कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। फिर से बोल रहा हूं, यहां मैं 8 ही लिखूंगा क्योंकि केमिस्ट्री यहां पे खत्म नहीं होती है। इसके आगे भी जहान है, आगे भी जहान है। 11th में पढ़ाऊंगा बेटा, 11th में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना मान के चल, 10th में हम 8 ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, ओके सर, ये हमें याद हमने रखना है। पहले में कितनी की जगह? 2 इलेक्ट्रॉन की जगह, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह, तीसरे में 10th में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। ये भी बेटा इसका भी निकालने का फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। क्या होता है? 2n का स्क्वायर फार्मूला होता है। तेरे काम का यहां तो बेटा नहीं है। फिर भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां ऊपर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? 2n का स्क्वायर। और n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। n क्या है? नंबर ऑफ शेल है।
और नंबर ऑफ शेल क्या होता है सर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है। पहले शेल में पुट कर दे 2 ही आएंगे, दूसरे में पुट कर 8 आएंगे, तीसरे में पुट कर 18 आएंगे, चौथे में पुट कर 32 बेटा यहाँ पास हमारे पास आएंगे। ओके, ये तुझे पता होना चाहिए। ओके सर, इतना मुझे पता है। और दूसरा तुझे ये पता होना चाहिए कि 20 तक एटॉमिक नंबर सारे के सारे तुझे याद होने चाहिए। कहां तक? 20 तक सारे एटॉमिक नंबर तुझे याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 20 तक तुझे सारे एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए। होप इतना क्लियर है। क्या क्लियर है सर? इतना क्लियर है। लीविस सिंबल क्या होता है? लीविस सिंबल किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या करते हैं इसमें लीविस सिंबल्स में? लीविस सिंबल्स में हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करें। कैसे करेंगे? अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा तुझे क्या पता होना चाहिए? उससे पहले तुझे यह पता होना चाहिए कि बोर मॉडल ने क्या कहा था। ये कहा था बोर मॉडल ने, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है सर? ये न्यूक्लियस है। बीच में न्यूक्लियस होता है सर एटम के, और चारों तरफ क्या होते हैं? शेल होते हैं। और शेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 या 8 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं? ये रहा बेटा इसका फार्मूला। तो 20 तक क्या पता होना चाहिए? 20 तक एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे ही 20 तक तुझे एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। और एटॉमिक नंबर अगर याद होने चाहिए तो ये भी पता होना चाहिए सर, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख बेटा 20 तक लिख के लाया हूं। देख, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद क्या है सर? सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ऐसा ही तुझे 20 तक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मतलब देख बेटा, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? के में होंगे। कहां होंगे? के में होंगे। अब देख, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। और तुझे पता है 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले शेल में 2 आएंगे, तीसरा बाहर वाले में जाएगा। तो पहले वाले शेल में 2 और तीसरा कहां जाएगा? बाहर जाएगा। और तुझे पता है कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक? 8 तक। और यहां तक ये फुल हो जाएगा। नियॉन तक जो है एल वाला शेल भी हमारा फुल हो जाएगा। और यहां से आगे जैसे जाऊंगा, ये सोडियम जाऊंगा बेटा, तो फिर क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां? एम में आ जाएगा सर। फिर ये भी कहां तक चलेगा? 8 तक। कहां तक? 8 तक। 8 तक मतलब कहां तक? आर्गन तक ये काम चलेगा। और उसके बाद फिर से कह रहा हूं, 10th की केमिस्ट्री में एम वाले शेल में मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। और बेटा उसके बाद जैसे ही पोटेशियम और कैल्शियम पे जाऊंगा, मैं चौथे शेल में अपने इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर दूंगा। और सर, और ये जो बेटा आपको मैं दिखाता हूं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है कौन? जो ये बाहर वाले शेल में है, बाहर वाले शेल में, इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और देख देख, लीविस सिंबल क्या कहता है? लीविस सिंबल कहता है क्या होता है सर? एटम को ना क्या कहते हैं हम? एटम का पहले तो सिंबल लिखेंगे, सपोज एक्स सिंबल है, और उसके चारों तरफ डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट लगाएंगे। मतलब क्या सर? मतलब देखना बेटा, ये मतलब ये हाइड्रोजन का जब मैं लीविस डॉट सिंबल लिखने बैठूंगा, हाइड्रोजन का जब मैं लीविस डॉट सिंबल लिखने बैठूंगा तो कितने डॉट लगाऊंगा सर? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगाऊंगा। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगाऊंगा। सर हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लगाऊंगा। सर लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट लगाऊंगा। सर फिर कौन है?
सर बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट लगाऊंगा, ठीक है। फिर कौन है, बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 डॉट लगाऊंगा। फिर कौन है बेटा, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट लगाऊंगा। फिर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 डॉट लगाऊंगा। फिर कौन है बेटा, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डॉट लगाऊंगा। फिर कौन है बेटा हमारे पास, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 डॉट में लगाऊंगा। और मेरे पास नियोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 डॉट में इसके पास लगाऊंगा। बहुत आसान है बेटा, उस एलिमेंट का सिंबल और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगा दे। क्या लगा दे, उतने डॉट, उसी को बोलते हैं लीविस डॉट सिंबल। होप ये वाला आपको होमवर्क है, ये कर लोगे। करना क्या है, 1 डॉट लगाना, 2 डॉट लगाने, 3 4 5 6 7 8 और इधर फिर से 1 डॉट और 2 डॉट हमने लगाने हैं। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लीविस सिंबल क्या करता है सर, लीविस सिंबल में हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट लगा देते हैं, बात खत्म। इसी को बोलते हैं लीविस सिंबल। लेकिन इसके लिए तुझे क्या पता होना चाहिए सर, इसके लिए तुझे पता होना चाहिए क्या, इसके लिए पता होना चाहिए बोहर मॉडल ऑफ एटम, और पहला शेल को क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, तीसरे क्या बोलते हैं, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी तुझे पता होना चाहिए। सर पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में आते तो 18 है, लेकिन यहां 8 लिखेंगे, फिर चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन हम आते हैं। पहले वाला फुल होगा तभी बाहर वाले में जाऊंगा, दूसरा वाला फुल होगा तभी बाहर वाले में जाऊंगा, तीसरा वाला फुल होगा तभी बाहर वाले में जाऊंगा। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं इन आ क्या बेटा, न्यूट्रल एटम। ओके, बढ़ता हूं आगे। आयनिक बॉन्ड, क्या पढ़ूंगा बड़ा, मैं पढ़ूंगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो देख आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा है, याद कर। कार्बन में हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा पढ़ा है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। सर कोवलेंट बॉन्ड आपने समझाया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उसमें कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बेटा, ठीक है। उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको सर क्या बोला था हमने, कोवलेंट बॉन्ड बोला था। लेकिन यहां पे कौन सा बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा बच्चा, देखना। कहता है ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में बन रहा है। सपोज एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है, बी है। इन 2 एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब क्या, सपोज इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सपोज इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। सो एज टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट या डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट्स having only k shell and hence acquire stable nearest noble gas configuration is called आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या, इस बॉन्ड में क्या हो रहा होता है सर, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को ट्रांसफर कर रहा होता है और ट्रांसफर करने के बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर करने के बाद या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होगा, और इसका भी या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा या तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होगा। क्या मतलब सर, ऑक्टेट का मतलब यह है बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे या आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। लेकिन कब, कंप्लीट ट्रांसफर और कंप्लीट एक्सेप्टेंस के बाद। अब खुद देख इसमें क्या होगा, क्या होगा अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो तुझे पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कर रहा है बेटा गेन, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, ठीक है। अब देख इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो बेटा आयंस बन गए, तभी इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में 2 एटम्स के बीच में तब बॉन्ड बनता है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट या डुप्लेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है बेटा, तभी बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, या उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
लॉस्ट और गेन्ड बाय द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, कितने इसने कितने एक्सेप्ट किए ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। और कंपाउंड्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स उनको कहा जाता है। होप क्लियर हुआ होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और ट्रांसफर के बाद दोनों एटम्स का या तो ऑक्टेट कंप्लीट या तो डुप्लेट कंप्लीट कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड उसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, ओके सर। आप कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहां मैं पहली एग्जांपल लिखा रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या लिखा रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनेगा, NaCl कैसे बनेगा, देख NaCl कैसे बनेगा सर, क्या क्या है सर, सोडियम है, क्या है बेटा, वी हैव व्हाट, वी हैव सोडियम एंड वी हैव व्हाट, क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन है, तो देख सोडियम का सर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और सर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। Z इज द एटॉमिक नंबर, Z क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को Z से। ठीक है, ओके सर। और मैंने अभी आपको बताया कि जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो देखने बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट इज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी सर, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या होंगे, अगर 11 एटॉमिक नंबर है 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखना K में तो 2 आएंगे, ठीक है, और L में कितने आएंगे, 8, 8 और 2 10, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहां जाएगा, वो जाएगा सर M में। कहां जाएगा, M में। ओके सर, क्लियर मामला। इधर 17 है सर, K में 2 ही आएंगे, L में 8 ही आएंगे, 8 और 2 क्या होगा 10, कितने बच गए 7, वो कहां चले जाएंगे, M में जाएंगे बेटा 7, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हमारे एडजस्ट हो गए। और इसके बाद इसका अगर मैंने क्या बनाना है, अगर इसका मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाना है, क्या बनाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल अगर मैंने बनाना है तो खुद सोच कैसा बनाऊंगा सर। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, सिंबल लिखूंगा। तो सोडियम का सिंबल लिख दिया मैंने, और उसके बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट बना दूंगा, खत्म काम। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, सिंबल सिंबल सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, सिंबल सिंबल, बताओ बनाओ बनाओ, शाबाश, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाओ। इसका कैसा बनेगा बताओ, शाबाश सर। इसका ना कैसा बनेगा, ये क्लोरीन का सिंबल, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं क्या कर दूंगा सर, इसको ना मैं 7 डॉट बना दूंगा, कितने बनाऊंगा, 7 डॉट बना दूंगा, 7 डॉट बना दूंगा। ये दोनों का क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल हो गया। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, वो देखना, वो देखना कैसे इसका फॉर्मेशन रहने वाला है। ठीक है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं सोडियम, और यहां लिख रहा हूं मैं क्लोरीन, क्या लिख रहा हूं, क्लोरीन। ओके सर, ठीक है। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन को किससे करता हूं बेटा, येलो येलो डर्टी फेलो से रिप्रेजेंट करता हूं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी 281 और इसकी क्या है 287। अब देख जादू, अब देख जादू। अगर 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 ये क्या करेगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, देख इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये बना, और आउटर शेल में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 7 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका 8 हो जाएगा। तो बेटा क्या बन गया, आउटर मोस्ट शेल फिर से ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबल बन जाएगा। और देख बेटा ये अगर 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 ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है सर, वही तो जादू हमने देखना है सर, वही तो जादू हमने देखना है। देख बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये तो टाटा बाय हो गया, बची क्या पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2
और 8 ऑक्टेट कंप्लीट। बेटा इसने 7 थे, एक एक्सेप्ट कर लिया सर बेटा 2 8 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सर। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो तू ड्रॉ भी कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है। ये रहा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये रहा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये रहा इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट और डुप्लेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए। ओके सर, ऐसे क्या बनाया हमने? फॉर्मेशन ऑफ NaCl बनाया। आपको एक होमवर्क देता हूं, एक मैं होमवर्क देता हूं। KCl आप करेंगे, KCl आप करेंगे होमवर्क। KCl होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल में कराता हूं बेटा आपको, मैं एक और एग्जांपल में कराता हूं, वो कराता हूं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। फिर से वही गेम खेलेंगे, वही गेम खेलेंगे सर। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सर एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी सर? K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन सर, L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन सर, और M में आएंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया इसका वैलेंस शेल। सर इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनेगा ना सर, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल जो बनेगा ना सर, वो कैसा बनेगा सर? हम लिखेंगे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल है उतने डॉट बना दूंगा। कितने डॉट हैं? 2 डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर दूसरा क्या है? क्लोरीन है। क्या है बेटा? 2 क्लोरीन है। क्या है? 2 क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर सर 17 है। इसका तो मामला अभी हमने पढ़ा सर। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में सर 7 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अरे सर अभी तो बनाया आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और आउटर मोशन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। सर कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा देख, ये कैसे बनेगा? एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। तू चाहता है तो मैं और लिख देता हूं। इसकी क्या है? 2 8 2, इसकी क्या है? 2 8 7। ठीक है, हर किसी की। अब देख, ये अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट। और इसके पास 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देख बेटा क्या होने वाला है यहां पे। तो देख, ये रिसीव करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, और दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सर यहां क्या बनने वाला है? यहां बनने वाला है Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और Cl के ऊपर क्या? Cl के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आने वाला है। नो सर, ये Cl2 होगा, ये Cl2 होगा, और चार्ज तो एक पे एक ही आएगा सर। चार्ज तो एक पे एक ही आएगा सर। चार्ज तो एक पे एक ही आएगा। क्यों एक पे एक चार्ज आएगा? क्यों एक पे एक चार्ज आएगा बता सर? क्योंकि एक ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और इसने भी एक ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए MgCl2 ठीक है, एक पे तो बेटा एक ही चार्ज आने वाला है। ओके, अब देख, अब देख, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 8। इसने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इनकी भी होगी 2 और 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, और आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनके तैयार हो चुका है, बनके तैयार हो चुका है। तो आप चाहो तो इनके यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी को हम MgCl2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MgCl2 भी इसको हम कहते हैं। और एक होमवर्क आपको मैं देता हूं, होमवर्क है CaCl2 आप खुद करेंगे। CaCl2 आप खुद ट्राई करेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ सर हमसे आसानी से ये वाला भी हो गया। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है बेटा? उसमें या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। एक सवाल पूछूं क्या? एक सवाल पूछूंगा, बता मुझे।
कमेंट बॉक्स में लिख के देना। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी यहां लिखता हूं, यहां इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और क्लोरीन, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और क्लोरीन मुझे बताओ। शाबाश। कमेंट बॉक्स में जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसको बेटा वहीं पे रिप्लाई करूंगा, बोलूंगा शाबाश बेटा। जिसका आंसर ठीक होगा तो, गलत होगा तो सिर्फ लाइक करके छोड़ूंगा। ठीक होगा तो रिप्लाई मिलेगा, ठीक होगा तो रिप्लाई मिलेगा। अगर बेटा गलत होगा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, लाइक करके छोड़ दूंगा। पहले बोल रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी मुझे बतानी है, मैग्नीशियम की कितनी है और क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। बढ़ते हैं आगे बेटा, ठीक है। और यही बेटा यहां समझाया था, यहां मुझे लगा कि उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए मैंने खुद बेटा ये दोनों समझाए, ठीक है। अब बचता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, नोट करके ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है ना, स्ट्रॉन्गर नहीं बोलूंगा, इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा, आयनिक बॉन्ड बेटा, ठीक है। ये नोट करके याद करो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, देख बेटा फिजिकल नेचर, खुद सोच, अगर वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो चिपका हुआ होगा, चिपका हुआ होगा तो ऑब्वियस ऐसा सॉलिड ही होगा। वो कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बट आर ब्रिटल एंड ब्रेक अंडर प्रेशर बेटा, ठीक है। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, खुद सोच, अगर इतना स्ट्रॉन्ग इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, देख बेटा इसके पास बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो भी स्ट्रांग होती है, वो भी स्ट्रांग होंगी तो वो आसानी से पिघलेगा नहीं, आसानी से उबलेगा नहीं। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है बेटा। देखना क्या लिखा है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ब्रेकिंग देयर स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शंस रिक्वायर सिग्निफिकेंट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर इसको मेल्ट करने के लिए और इसको बॉयल करने के लिए। तीसरा सोलेबिलिटी, क्या है, सोल्यूबिलिटी, देख दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन और पेट्रोलियम। देख बेटा तुझे पता ही है, अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो घर का तेरा नमक है, जो नमक है ना, नमक क्या है, आयनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है। और तुझे पता है नमक को जैसे ही तूने पानी में डाला फटाफट बेटा क्या कर देता है, फटाफट घुल जाता है। मतलब हमारा जो नमक है ना वो वाटर में इजीली सोल्युबल होता है, लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स जैसे केरोसिन और पेट्रोल उसमें सोल्युबल वो नहीं होता है बेटा। एक्चुअली बेटा आपको पता ही है, नमक आ गया तो नमक क्या है सर, सर नमक है NaCl, और NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पोलर होता है। पोलर का मतलब इस पे चार्जेस होते हैं, दो पोल्स होते हैं बेटा। और हमारा जो पानी होता है ना, पानी वो भी बेटा पोलर होता है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और जो हमारा वाटर है ना बेटा ये भी पोलर है। हालांकि वाटर कौन सा है, कोवलेंट है, वाटर कौन सा है, कोवलेंट है, ये आयनिक है बेटा, लेकिन ये भी पोलर ये भी पोलर, तो पोलर पोलर दोस्त, दो पोलर पोलर दोस्त दोस्त हैं तो आसानी से घुल जाएगा बेटा। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं बेटा, इसलिए इसमें नमक घुलता नहीं है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। एक, अगर तू घर का नमक देखेगा बेटा, घर का नमक सॉलिड स्टेट में है तो खुद सोच क्या वो करंट को पास करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है बेटा, ठीक है। देख सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द रिजिड आयनिक स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग द मूवमेंट। देख बेटा इतने इतने जोर से वो, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो चिपके हुए होते हैं कि सॉलिड स्टेट में वो करंट को पास नहीं कर सकते बेटा। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया उसको, जैसे ही मोल्टन स्टेट में लाया या फिर सोल्यूशन में मैंने उनको डाल दिया, सोल्यूशन में डाल के मोल्टन स्टेट में डाल के वो टूट जाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूट जाएगा तो चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, और अगर चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे तो सर अगर चार्जेस आ गए तो करंट को तो पास आसानी से करेगा कौन, चार्ज बेटा, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज आयंस मूव फ्रीली व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ओवरकम बाय हीट एंड डिसोल्यूशन, हीट ऑफ
हीट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसॉल्व होने के बाद वो टूट जाएगा। और अगर एक बार आयंस टूट गए तो वो आयंस ही बहते होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह करंट कैरी करेंगे, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बन के आ जाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन के हमारे पास आ जाएगा। सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर और मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या है बेटा, गुड कंडक्टर, क्योंकि मोल्टन और एक्वस स्टेट में ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बेटा। ठीक है, फिर आ गया बेटा हमारे पास ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का क्या मतलब है? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है बेटा? तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब हम देखते हैं क्या है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, देख बेटा, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब है कि मेटल नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। मेटल नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो देख बेटा कैसे एग्जिस्ट करता है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, फ्री स्टेट, कौन सी स्टेट? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब अकेला कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया होगा, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाया होगा उसने। देख, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर एंड कॉपर जो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होते हैं आर फाउंड एज फ्री एलिमेंट्स। फ्री एलिमेंट्स, देख खुद सोच, जो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में जो बहुत बॉटम पे होते हैं, कहां होते हैं? बॉटम पे होते हैं, वो तो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है सर, वो तो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है बेटा, तो नेचर में भी वो अकेला पाया जाएगा, अकेला बैठेगा, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, तुम्हारी तरह अकेला। ठीक है बेटा, अगर अकेला है तो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाएगा, कोई भी उसका कंपाउंड नहीं मिलेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां होते हैं? नीचे होते हैं। आप खुद सोच, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम से ऊपर वाले जो होंगे, बॉटम से ऊपर आ गया जो बेटा क्या मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, और टॉप पे जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो खुद सोच, जो मीडियम हो गए, मीडियम रिएक्टिव, वो भी किसी न किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे, और जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो भी किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे। मतलब जो मीडियम में होते हैं, जो मीडियम में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो हाई में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। फ्री स्टेट में कौन मिलेगा? जो लीस्ट रिएक्टिव होता है। और कंबाइंड स्टेट में कौन सा मिलेगा? जो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में होते हैं, और जो कहां होते हैं बेटा? टॉप पे जो होते हैं, कंबाइंड स्टेट में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे ये होते हैं। ऑलवेज फाउंड इन कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। मतलब इन तीन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो ऑक्साइड होगा, या सल्फाइड होगा, या क्या होगा? कार्बोनेट। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन और लेड जो होते हैं, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मतलब बेटा फिर से वही कह रहा हूं, जो नीचे हैं नीचे वो अकेला मिलेगा, उसके ऊपर जो भी होगा कैसे मिलेगा? वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। और कॉपर और सिल्वर ऐसे हैं जो अकेले भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। तो ऑकरेंस में हमने दो ही चीजें पढ़ी, जो अकेला होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो फ्री मिलेगा, और जो हाईली रिएक्टिव होगा, जो मिडल वाला होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो भी कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो यूजुअली कैसे मिलते हैं बेटा? वो या तो ऑक्साइड मिलेगा, या तो सल्फाइड मिलेगा, या तो कार्बोनेट बेटा हमारे पास मिलेगा। ठीक है, और कॉपर और सिल्वर अकेला भी मिल सकता है और अकेला नहीं भी मिल सकता है बेटा। ठीक है, मिनरल क्या होता है और क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट है। मिनरल क्या होता है और क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। देखो मिनरल क्या है? मिनरल है बेटा क्या, देख, एलिमेंट्री स्टेट are the compounds in the form of which the metals occur in the nature are called mineral। सुन मेरी बात, हमें नेचर में किस फॉर्म में एलिमेंट मिलता है उसको मिनरल बोलते हैं। नेचर में जिस भी फॉर्म में मेरे पास वो एलिमेंट मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? मिनरल बोलूंगा बेटा। ठीक है, ओके। व्हेन दे आर माइंड, माइंड का मतलब होता है जहां जमीन में मुझे मिला है, कहीं भी मुझे मिला, उसको मैं साफ करने वाले प्रोसेस का बोलूंगा माइंड। मतलब जमीन से उसको जब निकाला जाता है बेटा, ठीक है, क्या है? फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से जब उसको निकाला जाता है, दे आर ऑलवेज कंटेमिनेटेड, मतलब गंदगी लगी होती है, विद अर्थी, सैंडी, रॉकी इंप्योरिटीज। दीज अर्थी, सैंडी और रॉकी इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल आर कॉल्ड गैंगे और मैट्रिक्स। मतलब क्या, देख, मुझे नेचर में अर्थ क्रस्ट में जिस भी फॉर्म में मेटल मिला उसको मैं बोलूंगा और, क्या बोलूंगा? और, सॉरी, उसको मैं बोलूंगा मिनरल। क्या बोलूंगा? मिनरल। उसको बोलूंगा मिनरल। और मिनरल के साथ क्या लगा होगा सर? मिनरल के साथ लगा होगा गंदगी लगी होगी, वो मिट्टी हो सकती है, वो रेत हो सकती है, वो पत्थर हो सकता है बेटा, तो उसको मैं गैंगे बोलूंगा। क्या बोलूंगा? गैंगे।
तो मिनरल हो गया कि किस फॉर्म में नेचर में मेरे पास एलिमेंट मिल रहा है, और गैंगे हो गया जो उसके आसपास गंदगी लगी होगी उसको बोलते हैं गैंगे या मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। ओके सर, फिर और क्या हुआ, और क्या हुआ, देख बेटा और भी मिनरल ही होती है, और भी मिनरल ही होती है। देख, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, मतलब वो वाला मिनरल जिससे आसानी से मैं क्या निकाल सकता हूं, मेटल निकाल सकता हूं, एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड एन ओर। मतलब पता क्या बेटा, मतलब ये जिस भी ओर से मैं पैसा कमा सकता हूं, या जिस भी मिनरल से मैं पैसा कमा सकता हूं, उसको मैं और बोलूंगा। क्या बोलूंगा, और बोलूंगा। जिस मिनरल से मैं पैसा कमा सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, और बोलूंगा। तो एक स्टेटमेंट यहां पे आती है, एक स्टेटमेंट यहां पे आती है, स्टेटमेंट आती है, ऑल 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 ओर्स आर minerals, but all minerals are not ores. All minerals are not ores. मुझे बता ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी तू कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सारी और मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल जो होते हैं वो और नहीं होते हैं। ये मुझे बता, ये मुझे बता कि क्या ये मैंने सही पूछा या गलत बोला है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देख मैंने क्या समझाया तुझे, किसको बोलते हैं मिनरल। सर मिनरल किसको कहते हैं, मिनरल कहते हैं, किसको, मिनरल कहते हैं। सर एलिमेंट जिस भी फॉर्म में नेचर में पाया जाता है उसको मिनरल कहते हैं। मिनरल के साथ जो गंध लगी होगी उसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस मिनरल से मैं पैसा कमा सकता हूं उसको मैं और कहूंगा। सर फिर एक स्टेटमेंट मैंने दी, एक स्टेटमेंट मैंने दी, मैंने कहा सारी और जो होती है वो मिनरल होती है, लेकिन क्या सारी मिनरल और होती है क्या, मुझे बता। ट्रू या फॉल्स, इस पूरी स्टेटमेंट को कमेंट बॉक्स में लिख और फिर लिखना ट्रू या फॉल्स। उसका भी आंसर कौन देगा, विशाल सर। उसका आंसर पक्का कमेंट बॉक्स में बेटा आपको दिया जाएगा। तो होप मिनरल क्या होता है, गैंगे क्या होता है, और क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ता हूं आगे, मेटालर्जी। मेटालर्जी मेटालर्जी बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बेटा, मेटालर्जी। मेटालर्जी देखो, मैंने जमीन से मिनरल तो निकाल दिया, लेकिन वो मिनरल के साथ गंदगी लगी होगी। उस मिनरल में क्या होगा बेटा, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होंगे। तो उस कंपाउंड में से जब मैंने अपना प्योर मेटल निकालना है, उस कंपाउंड में से मैंने अपना प्योर मेटल निकालना है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। क्या कहते हैं उसको, मेटलर्जी कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो क्या है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब जो मेरे पास ओर मिली, वो जो ओर मिली उस ओर को मैं क्या करूंगा, उस ओर से अपना मेटल अलग निकालूंगा और लास्ट पे उसको रिफाइन कर दूंगा। उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे स्टेप्स को क्या बोलूंगा, मेटलर्जी में बोलूंगा। याद कर बेटा, अभी हमारे पास एक लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं, लिथियम के डिपॉजिट्स मिले, बताओ कहां मिले हैं वो, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम का बहुत पूरा पहाड़ मिला है हमें, बताओ कहां मिला है बेटा, वो भी और ही है। क्यों और है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में मिली है और उससे मैं पैसा कमा सकता हूं, तो वो भी क्या है बेटा, और ही है। लिथियम की और हमें मिली है बेटा जम्मू कश्मीर में। कहां पे मिली है वो भी मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाहूंगा। ठीक है बेटा, ओके। मेटलर्जी क्या होता है सर, समझ आ गया हमें। मेटलर्जी में क्या होता है, मेटलर्जी में जो और मेरे पास मिली उस और में से प्योर मेटल को मैंने अलग निकालना है, उस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, मेटलर्जी में कहूंगा सर। ठीक है, ओके। मेटलर्जी के तीन स्टेप होते हैं, कितने होते हैं, तीन 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 स्टेप होते हैं। कौन सा स्टेप, पहला, थ्री मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल आर। सिर्फ तीन स्टेप होते हैं बेटा। पहला कौन सा है, एनरिचमेंट ऑफ द ओर आर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। उस ओर को मैं थोड़ा एनरिच कर दूंगा, एक्चुअली ना उस ओर में से गैंगे शैंगे टाटा बाय कर दूंगा। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, यहां से जो मेरे पास ओर आई उससे मैं भी मेटल निकालूंगा। फिर यहां से जो मेटल आया उसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करूंगा, क्या करूंगा, रिफाइन करूंगा। ठीक है बेटा, ये तीन स्टेप है। पहला क्या है, एनरिचमेंट ऑफ द ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा, उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर से भी मैंने मेटल निकालना है। फिर उस मेटल से मैं थोड़ा सा और प्योर उसको करूंगा, क्योंकि यहां से जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल मेरे पास मिलेगा। तीन ही स्टेप है मेटलर्जी के, सिर्फ तीन स्टेप है बेटा हमारे पास मेटलर्जी के। ठीक है, तीन स्टेप। पहला स्टेप, पहला स्टेप कौन सा है,
एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बहुत आसान है, देख क्या है इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। देख, द ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइनिंग, माइनिंग से जो ओर मिली, फ्रॉम द ग्राउंड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थी सैंडी इंप्योरिटीज कॉल्ड गैंगेट। वो तुम्हें पता है सर। द फर्स्ट स्टेप इन द मेटलर्जी इज therefore to remove these unwanted impurities। इन unwanted impurities को अलग कर देंगे बेटा हम from the ore, so that the concentration of the metal increases in the ore। ठीक है, तो ore is enriched in the metal, it is done by various methods डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ओर। मतलब इतनी 5 लाइनों का एक ही बेटा, कुछ नहीं करना है। जो ओर मिली उससे हम क्या गंदगी निकाल देंगे, गैंगे को निकालने को उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। जो बच गया पीछे कंपाउंड उसको मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेटेड ओर। अब उस कंसंट्रेटेड ओर से मैं कैसे निकालूंगा, तो देख बेटा क्या है दूसरा स्टेप, क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और में से सिर्फ गैंगे निकालने को ही बोलते हैं क्या बेटा हम, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के बाद क्या करते हैं, उस कंसंट्रेटेड ओर से भी मैं मेटल निकालूंगा तो उसको मैं बोलूंगा बेटा क्या, उसको बोलूंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इसको भी 3 स्टेप्स में किया जाता है, यही 3 स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 3 स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख बेटा, अब देख 3 तरह के मेरे पास मेटल्स हो सकते हैं। एक, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल। लो रिएक्टिविटी मेटल मतलब एट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, दूसरे कौन से होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, जो कहां होते हैं, एट मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। और तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। इन तीनों के लिए अलग अलग मेथड लगाया जाता है उन कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को निकालने के लिए। कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को निकालने के लिए इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। तो क्या प्रोसेस होता है, पहला पढ़ते हैं कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स की हम पहले कहानी पढ़ते हैं। कौन से वाले, लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं, उनको कैसे मैं उस ओर से बाहर निकालूंगा वो पढ़ेंगे बेटा। देखना बहुत आसान है। एज देयर मोस्ट कॉमन ओर्स आर सल्फाइड ओर्स। कौन सी ओर है, सल्फाइड ओर्स। कौन सी ओर, सल्फाइड ओर्स। सुनो मेरी बात, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे होते हैं ना मेटल, उनकी जो मोस्ट कॉमन ओर होती है सल्फाइड ओर होती है। क्या याद रखनी, कौन सी होती है, सल्फाइड ओर होती है। ओके, to obtain the metal from these ores only step required is roasting। उनको क्या करेंगे हम, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करके उसमें से मेटल को बाहर निकालूंगा बेटा। क्या होता है रोस्टिंग, याद रखना है, हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब उस ओर को मैं गर्म करूंगा बेटा, उसको रोस्टिंग कहा जाता है। एज अ रिजल्ट the metal sulfide is first converted into metal oxide which on further heating, overheat करूंगा, is reduced to the metal। सिंपली ये है, देख बेटा सिंपली ये सपोज में कौन सा ले रहा हूं, HGS। ठीक है, HGS बेटा, इसको नाम याद रखेंगे, इसको सिनाबार नाम है इसका। क्या नाम है, सिनाबार इसका नाम। क्या नाम है इसका, सिनाबार नाम है। देख, ये मुझे नेचर में मिली, किसकी ओर है, मरकरी की ओर है। इसको मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दूंगा, इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, रोस्टिंग हो रही है। तुम जो रोस्टिंग समझ रहे हो ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है, ठीक है बेटा, रोस्टिंग हो रही है। इसको सिनाबार को मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, पहले मरकरी ऑक्साइड बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर इसको मैं फर्दर हीट करूंगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करूंगा, और मेरे पास क्या बेटा, मरकरी यहां पे निकल जाएगा। मरकरी अलग और ऑक्सीजन फुरफुर करके बाहर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड फुरफुर करके बाहर निकल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गया, ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया, पीछे बचेगा सिर्फ मरकरी लिक्विड मेरे पास बचा। रोस्टिंग में क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड की ओर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। पहले वो सल्फाइड की ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और उस ऑक्साइड को फिर से मैं हीट करता हूं बेटा, उस ऑक्साइड से मेटल मेरे पास अलग बाहर निकल जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टिंग। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरी एग्जांपल ये है, पहली एग्जांपल ये है, दूसरी एग्जांपल ये है Cu2S। ठीक है, Cu2S का नाम होता है कि कॉपर ग्लास। क्या होता है इसका नाम, कॉपर ग्लास इसका नाम होता है। क्या होता है बेटा इसका नाम, कॉपर ग्लास इसका नाम होता है। CO या CO, कॉपर ग्लास इस ओर का नाम है। इसको भी करूंगा
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, Cu2O बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी फुट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड, फिर कॉपर के ऑक्साइड को भी हीट करूंगा, इन दोनों को साथ में फिर से हीट करूंगा बेटा, और कॉपर अलग और सल्फर डाइऑक्साइड फिर से यहां से अलग, इसमें भी इसको भी क्या बोलेंगे, रोस्टिंग ही करेंगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, Cu2O बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड यहीं से टाटा बाय हो गया, और सर फिर से यहां से जो ऑक्साइड आया उसको फिर से हीट करूंगा, कभी कभी इसको भी यहां ले आता हूं, इन दोनों को साथ में हीट करूंगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बेटा। तो ये दो एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल हैं आपकी एनसीईआरटी की ही एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की ही एग्जांपल्स हैं बेटा, ये तो याद करनी है। रोस्टिंग क्या होता है, बार बार पूछता है, वो रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, बार बार पूछता है, तो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टिंग बेटा। और ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सिनाबार को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, पहले क्या होता है, पहले वो और ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, फिर ऑक्साइड को फिर से हीट करता हूं, तो वहां से मेरे पास क्या आता है, इंप्योर मेटल आता है, इसको कौन सा होता है, ये इंप्योर मेटल बेटा मेरे पास होता है। दोनों भी आपने याद करनी है, इसको 2-3 बार लिख के याद कर लेना। ओके सर, किसका काम तमाम, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं उनका। अब जो मिडल में होते हैं उनका काम तमाम करते हैं, जो मिडल में होते हैं। अब देख देख, जो लो होते हैं उनकी सल्फाइड ओर होती है, कौन सी होती है, सल्फाइड ओर। और जो मिडल में होते हैं ना, मिडल, उनकी दो ओर्स होती है, कौन सी होती है, देखना, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर आर यूजुअली फाउंड एज सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। मेटल ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस, सो सल्फाइड एंड कार्बोनेट और मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। किसमें, मतलब पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको रिड्यूस कर, कैसे करेंगे बताऊंगा। अब देख, अगर तो सल्फाइड है, अगर तो सल्फाइड और है, तो अभी क्या हमने सल्फाइड और क्या किया, रोस्ट किया। सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। लेकिन अगर तो कार्बोनेट है, क्या है बेटा, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट क्या कहता है, कार्बोनेट को, कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। मतलब अगर मैं हीट करूंगा लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कैल्सिनेशन कहूंगा, अगर मैं और को हीट करूंगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या बोलूंगा, उसको रोस्टिंग कहूंगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। अब देख, ये रही रोस्टिंग, ये रही क्या, कैल्सिनेशन। देख, जिंक एस नहीं, जिंक बेटा क्या है, ये ZnS है, क्या है, ZnS है, क्या है, ZnS है, ठीक है बेटा, ये क्या है, ZnS है बेटा, ठीक है, ZnS है, ZnS है, इसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिंक ब्लेंड इसको कहा जाता है। और जो बेटा मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को बेटा पता होने चाहिए नाम, इसको ना काला माइन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको काला माइन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काला माइन। देख, सल्फाइड की ओर है, सल्फाइड की ओर, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा तो रोस्टिंग हो जाएगी, ये हमने पढ़ा बेटा, ये हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोनेट की ओर है तो बेटा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा, और ये भी क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, ओके सर, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो यहां का मामला हो गया, ओके। अब देख, अब देख, एक बार यहां से ऑक्साइड बन गया, आप क्या कर सकते हैं, रोस्टिंग के मामले में तो हमने इसको फर्दर हीट कर दिया था, जिंक टाटा बाय कर देंगे, ठीक है। कैल्सिनेशन के मामले में क्या कर सकते हैं बेटा, देखना क्या कर सकते हैं, कहता है मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कोरस्पोंडिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से उसको रिड्यूस किया जाता है, सच एज कार्बन। फॉर एग्जांपल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट रिड्यूस टू मेटल जिंक। देख बेटा, कुछ नहीं है, जिंक ऑक्साइड जो मेरे पास आया यहां पे क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को मैं कार्बन से रेड कराऊंगा तो ये जिंक, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रेड कराऊंगा तो जिंक टाटा बाय हो जाएगा, जिंक यहां से टाटा बाय हो जाएगा, और मेरे पास क्या निकलेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड बाहर निकलेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड बाहर निकलेगा बेटा। मतलब जो मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, पहली बात तो उनकी तूने दो बात याद रखनी है, उनकी दो ओर्स होती है, कौन सी, सल्फाइड और कार्बोनेट और, सल्फाइड और को रोस्टिंग की जाती है, कार्बोनेट और को क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन की जाती है, क्या की जाती है, कैल्सिनेशन की जाती है बेटा, ठीक है। और मिडिल वार रिएक्टिविटी सीरीज जो एलिमेंट होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है किसकी मदद से, या तो कार्बन की मदद से रिड्यूस किया जाएगा, या बेटा किससे कर सकते हैं, हाँ एक और बात, अगर आप
इनकी ओर को कार्बन की मदद से रिड्यूस कर रहे हो तो इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। मतलब रिड्यूसिंग ऑफ द, क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन को बोलूंगा स्मेल्टिंग। और रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, इसको कहा जाता है बेटा एल्यूमिनोथेरेपी, कुछ कहते हैं एल्यूमिनोथेरेपी, इसको कुछ कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनोथेरेपी इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसमें दो तरह की मैंने बेटा आपको दिखाई है। देख, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देख Fe2O3, Fe2O3 और ये क्या बेटा MnO2, Fe2O3 और MnO2। ठीक है, Fe2O3 का भी नाम देख ले क्या होता है बेटा। Fe2O3 जो होता है बेटा, इसको कहा जाता है हेमाटाइट। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं हेमाटाइट। क्या कहते हैं बेटा इसको? हेमाटाइट नाम है और का। ठीक है, अच्छा देख, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Al2O3 बना Fe टाटा बाय, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Al2O3 बना Mn टाटा बाय। एक्चुअली ये बहुत हीट करते हैं, हीट करते नहीं बेटा। एक्चुअली होता क्या है ना, इन दोनों की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बेचारे जो मेटल निकलते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में निकलते हैं। किस स्टेट में निकलते हैं? लिक्विड स्टेट में निकलते हैं। और एक बात और बोलूं, एल्यूमिनोथेरेपी बेटा, इसको इस रिएक्शन को एक तो थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन भी इसको कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। और यूज्ड इन वेल्डिंग, जो आप वेल्डिंग देख रहे होते हो ना अपने आसपास, वहां इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन वेल्डिंग इसको यूज किया जाता है। ये इसकी मदद से भी इनको रिड्यूस किया जाता है। इसमें क्या पढ़ा बेटा हमने? सुन मेरी बात, दोबारा सुन क्या बोल रहा हूं, कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं उनके सल्फाइड और एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सल्फाइड और को रोस्ट किया जाता है। उसको रोस्ट करके पहले मैं ऑक्साइड बनाऊंगा, उस ऑक्साइड को हीट करूंगा, फिर वहां से मेटल निकलेगा बेटा। ठीक है, फिर लेकिन अगर जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं उनकी दो और एग्जिस्ट करती हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और को रोस्टिंग करूंगा और कार्बोनेट और को मैं कैल्सिनेशन करूंगा बेटा। ठीक है, और उसके बाद जो ऑक्साइड आता है उसको मैं दो तरीके से रिड्यूस कर सकता हूं। एक कार्बन की मदद से रिड्यूस कर सकता हूं, कार्बन की मदद, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। और दूसरा मैं एल्यूमिनियम की मदद से रिड्यूस कर सकता हूं, जिसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथेरेपी कहते हैं। एल्यूमिनोथेरेपी वाली रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। कहां होती है यूज? ये यूज होती है वेल्डिंग में यूज होती है। इसीलिए अच्छे से देख बेटा, मैंने आयरन और मैंगनीज को लिक्विड लिखा है। क्या लिखा है? लिक्विड, क्योंकि इतनी बेटा यहां से हीट निकलती है। ठीक है बेटा, होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब कौन सा बच गया सर? अब बच गया वो वाला मेटल जो बहुत रिएक्टिव होता है, जो हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल या हाई रिएक्टिविटी मेटल, मतलब एट टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है उसका कैसे काम किया जाता है। ओके सर, देख कैसे किया जाता है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। मतलब उनको मैं ऑक्साइड बनाऊंगा, कार्बन से रिड्यूस करूंगा, उनसे नहीं निकाला जाता बेटा। क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैं कार्बन से रेड करने बैठूंगा वो किसी और से रेड करने बैठ जाएगा बेटा। ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कार्बन की मदद से उनको रिड्यूस नहीं किया जाता है बेटा। एल्यूमिनियम की मदद से उनको रिड्यूस नहीं किया जाता है बेटा। ठीक है, तो देख, this is because these metals have more affinity for oxygen than कार्बन। मतलब वो कार्बन के साथ उनको मैं क्या रिड्यूस करने बैठूंगा, लेकिन बोलेगा भाई मैंने तेरे से रिड्यूस नहीं करना है, मैं ऑक्सीजन के साथ ही मस्त हूं बेटा। ठीक है, अच्छा ओके। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मतलब बेटा इन मेटल्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का मदद की जाती है। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी से मदद ली जाती है। कैसे की जाता है बेटा? देखना कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इस फिगर की मदद से समझाऊंगा तुझे बेटा मैं। देख क्या करते हैं। एक्चुअली जो मैंने तुझे फिगर बताई है बेटा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं इसको। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कंटेनर होता है, बर्तन होता है, बर्तन, उसमें दो मेटल की रॉडे होती हैं। एक बर्तन होता है, दो मेटल की रॉडे होती हैं, और उस मेटल की रॉड को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। किससे करते हैं बेटा? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, इतना क्लियर है? ओके सर, इतना क्लियर है। और जो ये दो रॉडें होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, जिस पे
पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव होता है क्या बोलते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। अब देख इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग निकाला जाता है। एक्चुअली हाईली रिएक्टिव मेटल्स के क्लोराइड्स लिए जाते हैं। कौन से क्लोराइड? फॉर एग्जांपल आपको पता है सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो उनके नेचर में क्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल याद कर, सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है नेचर में बेटा। तो उसको कैसे मैं क्लोराइड अलग करूंगा और सोडियम अलग करूंगा, कैसे करूंगा देख बेटा। एक्चुअली उनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में लिए जाते हैं। किस स्टेट में लिए जाते हैं? मोल्टन। मोल्टन का मतलब है पिघली हुई स्टेट में मैं उस बर्तन में रख दूंगा। जैसे ही पिघली हुई स्टेट में बर्तन में रखूंगा और मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन जैसे ही करूंगा बेटा, तो यहां करंट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट चलना शुरू हो जाएगा तो खुद देख बेटा क्या होने वाला वाला यहां पे। ये कौन सी रॉड है? पॉजिटिव रॉड है। तो पॉजिटिव की रॉड की ओर क्लोरीन नेगेटिव दौड़ेगा और नेगेटिव रॉड की ओर क्या दौड़ेगा बेटा? हमारा Na पॉजिटिव दौड़ेगा। तो Na पॉजिटिव यहां अलग हो जाएगा, क्लोरीन यहां पे अलग हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन गैस निकलेगी। कहां पे निकलेगी? एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पे मेरे पास सोडियम बन जाएगा। देख एनोड पे क्लोरीन गैस निकल गई और कैथोड पे क्या होगा? सोडियम बन गया। एक चीज याद रखना बेटा, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है सर रिडक्शन। क्या होता है कैथोड पे? रिडक्शन बेटा हमारे पास होता है। दिख रहा है ना? हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन बेटा हमारे पास होता है बेटा। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यही लिखा है देख, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू द मोल्टन सॉल्यूशन मेटल इज लिबरेटेड एट कैथोड। मेटल कहां बना सर? मेटल बना कहां पे? कैथोड पे। और इंप्योरिटीज भी कहां आती हैं बेटा? एनोड पे। इंप्योरिटीज आती कहां पे? एनोड पे बेटा। और मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। बिल्कुल सही बोला इसने बेटा, ठीक है। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। किस केस में? ये एग्जांपल लिख दे, एग्जांपल लिख दे। एग्जांपल किसकी है ये एग्जांपल है किसकी? एग्जांपल ऑफ मोल्टन NaCl की। किसकी? मोल्टन NaCl की एग्जांपल। किसकी? मोल्टन NaCl की एग्जांपल। और याद रखना, जो बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है वो कैथोड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है? वो एनोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा। प्रोसेस मैंने समझा दिया बेटा आपको। ये सेल है, सेल में क्या होता है? एक बर्तन होता है, दो रॉडे होती हैं, उन रॉडों को किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और उस बर्तन में क्या रखा जाएगा बेटा? उसमें मोल्टन NaCl को भर दिया जाता है, ठीक है। मोल्टन NaCl जैसे ही भरूंगा और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा, तो सर हमने क्या कहा? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है क्या बेटा? रिडक्शन। और एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होती है तो Cl नेगेटिव जो है, जो एनोड पॉजिटिव चार्ज का है, वहां की ओर Cl नेगेटिव दौड़ेगा और Na पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज की रॉड है उसकी ओर दौड़ेगा। और ये जैसे यहां पे आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा गेन, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा, Cl2 गैस बनाएगा। और यहां ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? सोडियम बन जाएगा। सोडियम यहां बनेगा, क्लोरीन गैस यहां पे निकल जाएगी। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, और मेरा सोडियम मेटल मुझे मिल गया बेटा। ठीक है, मुझे मिल गया। ओके सर, अब क्या है देख बेटा, अब क्या है? अब तीसरा स्टेप है मेटलर्जी का। तीसरा स्टेप है मेटलर्जी का। देख बेटा, मेटलर्जी, मेटलर्जी का एक ग्राफ बना ले तू। मेटलर्जी का एक ग्राफ बना ले, सुन मेरी बात। मेटलर्जी 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है मेटलर्जी। 3 स्टेप में मेटलर्जी हमारे पास होती है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सर, पहला स्टेप क्या है बेटा हमारा? हमारे पास है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ। पहले स्टेप में क्या क्या मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया? दूसरे स्टेप में मैंने क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर एक बार आ गई, कंसंट्रेटेड ओर एक बार आ गई, यहां से मैंने क्या किया? मेटल को निकाला, ठीक है। इधर से कैसे निकाला था बेटा वो भी तुझे पता होना चाहिए। सर इसमें फर्दर 3 स्टेप थे। कितने स्टेप थे? 3 स्टेप थे। इसमें फर्दर कितने स्टेप थे? 3 स्टेप थे हमारे पास। क्या? एक था कौन सा वाला? एक था सर लो रिएक्टिविटी मेटल के लिए। किसके लिए? लो रिएक्टिविटी मेटल के लिए। लो रिएक्टिविटी मेटल के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा किसके लिए था? मीडियम के लिए। किसके लिए? जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल था, ठीक है। और तीसरा कौन सा बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन सा? हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल।
तो देख हमने क्या किया, हमने जो लो रिएक्टिविटी मेटल था सर, इसकी जो ओर थी वो सल्फाइड ओर थी। कौन सी ओर थी? सल्फाइड ओर थी, सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर से मैंने मेटल कैसे निकाला? सल्फाइड ओर से मैंने रोस्टिंग से मेटल निकाला। कैसे निकाला? रोस्टिंग से। याद कर, यहां पे जो मेरे पास ओर आई थी वो दो टाइप की ओर आई थी। एक सल्फाइड ओर आई थी। कौन सी आई थी? एक सल्फाइड ओर आई थी। और मेरे पास दूसरी जो ओर आई थी वो कार्बोनेट की ओर आई थी। कौन सी आई थी? कार्बोनेट की ओर आई थी। और सर मैंने ना क्या किया सर, जो सल्फाइड की ओर आई थी और कार्बोनेट की ओर आई थी सर, इसको तो मैंने रोस्टिंग से ही निकाला। और इसको मैंने किससे निकाला? कैल्सिनेशन से निकाला। किससे निकाला मेटल? कैल्सिनेशन से यहां से मैंने मेटल निकाला सर। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल थे इनका रिडक्शन मैंने कैसे किया? इनका रिडक्शन मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया। किससे किया? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया। मैंने मोल्टन क्लोराइड्स लिए और मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डाला, वहां से बेटा इनका रिडक्शन किया। इतना बेटा अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम अपना तीसरा स्टेप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं रिफाइनिंग। यहां से जो मेटल आया उसकी भी रिफाइनिंग, उसकी भी क्या पढ़ रहा है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब पढ़ रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी हम किसकी मदद से करते हैं? ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी हम किससे करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही रिफाइनिंग करते हैं। ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना। यही चार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है। यही आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि कौन कौन सा स्टेप मैंने कब फॉलो किया। ठीक है, तो देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और कौन सी रिफाइनिंग होती है बेटा? कौन सी रिफाइनिंग होती है? कौन सी रिफाइनिंग होती है? कौन सी रिफाइनिंग होती है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक मिनट, ये वाली स्लाइड में थोड़ा पीछे कर लेता हूं। ये वाला स्लाइड यहां पे आएगी। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक है, देख रिफाइनिंग में कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें भी क्या करते हैं बेटा? गौर से सुना, इसमें क्या करते हैं? पहले मैं तुझे एक फिगर दिखाता हूं, फिर देख। इसमें भी हमने कंटेनर लिया होता है, ठीक है, वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया होता है बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने जो बेटा क्या लिया होता है, देखना, हमने जो एनोड लिया होता है, क्या लिया होता है? एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। देख बेटा, फिर से देख क्या है बेटा सेटअप। एनोड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लॉक कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इम्प्योर, इम्प्योर मेटल मतलब जो मेरे पास इम्प्योर मेटल मुझे अभी तक मिला ना, उसको मैंने कहां रखा? कैथोड पे रखा सर, सॉरी एनोड पे रखा सर। और कैथोड पे मैंने क्या किया? थिन प्लेट ऑफ प्योर मेटल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल रखा। और उस किसमें डुबोया? इलेक्ट्रोलाइट क्या था? वाटर सोल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल। मतलब देख बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देख मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो ये एनोड है, एनोड ये है इम्प्योर मेटल। क्या है ये? इम्प्योर मेटल का टुकड़ा। इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल मतलब जो मेरे पास अभी तक मेटल आया। और जो ये वाला है ये है प्योर मेटल। क्या है बेटा? प्योर मेटल। क्या है? प्योर मेटल। मतलब जो एनोड है, एनोड वो है इम्प्योर मेटल, और जो कैथोड है वो क्या है? प्योर मेटल है। ठीक है, और हमने इन दो रॉडों को किसमें डुबो के रखा है? जो भी ये मेटल है उसी का सोल्यूशन, जो ये मेटल है उसी का सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉपर मेटल है तो कॉपर का सोल्यूशन यहां पे डुबो के मैंने रखा हुआ होगा। यही इसने बेटा बोला। सेटअप क्या है? एनोड होगा इम्प्योर मेटल और कैथोड होगा प्योर मेटल। और किसमें उसको डुबोया होगा? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बेटा। किसमें? उसी मेटल के सॉल्यूशन में उन दोनों रॉडों को मैंने डुबोया होगा। दोनों रॉडों को किससे कनेक्ट किया होगा? बैटरी से। ऐसे सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं। सर होने क्या वाला है? आपको पता है बेटा क्या होने वाला? देख आपको पता है एनोड पे मैंने अभी आपको बताया सर, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सर। ठीक है, और बेटा कैथोड पे क्या होगा सर? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे सर होगा क्या? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा सर। क्या होगा? रिडक्शन होगा सर। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब देख होगा क्या? एनोड पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो सपोज मेटल है, क्या है? मेटल। मेटल क्या करेगा? मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। वो क्या करेगा? सपोज उसने एन इलेक्ट्रॉन दिए। कितने दिए? एन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना चार्ज इस पे आ जाएगा, उतना चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कहां चला जाएगा? सोल्यूशन में चला जाएगा। देख इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में चला जाएगा। और सोल्यूशन में चले जाने के बाद, सोल्यूशन में चले जाने के बाद वो जो वहां पे सोल्यूशन वाला आयन बैठा होगा वो कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड के पास क्या करेगा? वो कैथोड के पास बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड के पास एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें? प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड के पास प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड के पास क्या होगी, एनोड के पास ही वो गंध मच जाती है बेटा। देख दोबारा सुन क्या बोल रहा हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, कंटेनर कंटेनर, दो रॉड है, एनोड जो होता है इम्प्योर होता है और कैथोड जो होता है प्योर मेटल होता है। बैटरी से कनेक्ट किया, उन दोनों को डुबोया, किसमें, उन दोनों को डुबोया, उसी जो मेटल होगा उसी के सोल्यूशन में उसको डुबो दिया। फिर क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। अब देख मैं अगर कॉपर की एग्जांपल लूं, किसकी लूं, कॉपर की एग्जांपल। देख कॉपर क्या करेगा, ये कॉपर की इम्प्योर रॉड है, यहां पे होगी ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में चला जाएगा। और सोल्यूशन में यही पड़ा हुआ है, सोल्यूशन में क्या पड़ा है, कॉपर सल्फेट पड़ा है बेटा। और सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव जो पड़ा है, वो सोल्यूशन वाला Cu2 पॉजिटिव कहां चला जाएगा, वो जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पे कॉपर जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर यहीं पे चिपक जाएगा और प्योर कॉपर यहां चिपकेगा और यहां गंध जमा होना शुरू हो जाएगी। उस गंध को बेटा मड भी कहते हैं या स्लज भी कहते हैं। देख क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, मेटल फ्रॉम द एनोड, मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाएगा आयन की फॉर्म में, और मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कहां जाएगा, डिपॉजिट एज अ प्योर मेटल ऑन द कैथोड, कैथोड पे प्योर मेटल यहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा। प्योर मेटल यहां पे आ गया, इम्प्योर मेटल यहां से खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक ये सारी रॉड खत्म नहीं हो जाएगी, वो सारा यहां पे आ जाएगा। और गंध जो है ना, गंध गंध यहीं पे रह जाएगी, उसको मड भी कहते हैं या उसको स्लज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लज भी बेटा हम कहते हैं। और मेरे पास प्योर मेटल यहां से बाहर आ चुका है। अब अपना लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, एलॉय। क्या है लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा एलॉय। हमारा क्या है लास्ट टॉपिक, कौन सा है बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है सर, देखना एलॉय क्या होता है सर, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये किस किस का मिक्सचर है, या तो मेटल प्लस मेटल होगा या मेटल प्लस नॉन मेटल होगा, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, एलॉय होता है। कैसा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सर होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि दो चीजों को मिक्स तो कर दूंगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहां पे है, इतने अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा बेटा उसको। ठीक है, ओके सर। एलॉय कैसे बनाते हैं सर, एलॉय को हम क्या करते हैं, एलॉयज आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। एक प्राइमरी मेटल होगा जिसमें मैंने कुछ मिक्स करना होगा बेटा, उसको मेल्ट करूंगा, एंड डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट इन इट इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस देन कूलिंग इट टू रूम टेम्परेचर। मतलब जो मेरे पास मेन मेटल होगा उसको मैं मेल्ट कर दूंगा और उसमें मैं दूसरा जो बेटा एलिमेंट है उसमें ऐड कर दूंगा और फिर उसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगा, तो एलॉइंग हमारे पास होगी। उसके बाद जो मेरे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, इज सॉफ्ट एंड अनसूटेबल फॉर ज्वेलरी, सो इट इज अलॉयड विद सिल्वर एंड कॉपर। जो प्योर गोल्ड होता है बेटा सॉफ्ट होता है। अगर वो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है ना, अगर वो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है तो उसको क्या किया जाता है बेटा, सिल्वर और कॉपर के साथ उसको क्या किया जाता है बेटा, हम उसको मिक्स करते हैं ताकि उसको हार्ड बनाया जाए। क्योंकि अगर तू प्योर कॉपर कान के साथ लगाएगा बेटा तो वो तो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए बेटा प्योर गोल्ड को हम क्या करते हैं, एलॉय के रूप में उसको मिक्स करते हैं। और प्योर गोल्ड जो होता है वो बेटा 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एलॉइंग करके उसको 22 कैरेट का बना देते हैं। 22 कैरेट में 22 पार्ट्स जो होते हैं वो गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स जो होते हैं वो कॉपर या सिल्वर के होते हैं। और क्या है बेटा, और क्या है हमारे पास, और है amalgam is an alloy that contains mercury। amalgam क्या है, एमलगम भी एलॉय है जिसमें क्या होता है, जिसमें मरकरी होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें मरकरी हमारे पास होता है। और यूजुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो एलॉयज होता है वो जनरली लोअर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल होता है। प्योर मेटल से कम होता है बेटा उसकी क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या अलॉयज की, कौन कौन से अलॉयज इंपॉर्टेंट है, एक बेटा ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। सोल्जर नहीं है, क्या है, सोल्डर है। ब्रास क्या है, ब्रास है कॉपर और जिंक का, किसका, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन का। और सोल्डर क्या है, लेड और टिन का। मतलब ब्रास में क्या है सर, ब्रास में है कॉपर और जिंक,
और बेटा ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर और टिन, ठीक है बेटा। और सोल्डर में क्या है सर, इसमें लेड और टिन है, क्या है, लेड और टिन, लेड और टिन है बेटा, इसमें लेड प्लस टिन है बेटा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टील, स्टील में क्या होता है बेटा, स्टील में आयरन और कार्बन होता है, आयरन और कार्बन होता है, किसमें, स्टील में होता है बेटा, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक प्योर कॉपर विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। क्या यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है। ये 3-4 जो मैंने एग्जांपल पढ़ाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये था बेटा एलॉइंग क्या होती है, एलॉइंग क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स प्लस मेटल्स या मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, उनका मिक्सचर ये होता है बेटा। और उसके अलावा हमने प्योर गोल्ड की एग्जांपल पढ़ी, हमने कहा अमलगम किसको कहूंगा, तो मैं अमलगम किसको कहूंगा, अमलगम किसको कहते हैं बेटा, अमलगम कहते हैं मरकरी के एलॉय को अमलगम कहते हैं। उसके अलावा ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर पढ़ा, और स्टील भी हमने पढ़ा, स्टील किसका एलॉय होता है, वो होता है आयरन और कॉपर का एलॉय होता है, क्या, स्टील, आयरन और कॉपर का एलॉय होता है बेटा, क्या, स्टील होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह 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 वाह, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। क्या पढ़ा सर हमने, अरे सर हमने क्या पढ़ा बेटा, देख हमने शुरुआत कहां से की, हमने शुरुआत की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, सर हमने शुरुआत की, देख बेटा कहां से शुरुआत की हमने, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सर हमने शुरुआत की मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा सर, फिर क्या पढ़ा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर रिएक्शन विद हमने वाटर पढ़ा, फिर रिएक्शन विद हमने क्या पढ़ा, डाइल्यूट एसिड पढ़ा, और उसके बाद सर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, आपने पहले याद करा दी थी। लीविस हमने सिंबल्स पढ़े, लीविस सिंबल्स के बाद हमने सर क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा सर, आयनिक बॉन्ड में एग्जांपल पढ़ी NaCl की, MgCl2 की एग्जांपल पढ़ी, और उसके बाद हमने सर क्या पढ़ा, सर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ी, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमने ये जाना, क्या जाना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, मोल्टन और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं। ऑकरेंस हमने कहा सर ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो कंबाइंड में या तो फ्री स्टेट में। फिर हमने मिनरल क्या होता है और क्या होता है वो पढ़ा, हमने कहा नेचुरल स्टेट में एलिमेंट जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में उसको मैं मिनरल कहूंगा, लेकिन अगर उस मिनरल से मैं पैसा कमा सकता हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, और कहूंगा। एक स्टेटमेंट का आपको मैंने आंसर पूछा है, देखते हैं आप वो आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो बेटा, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा मेटलर्जी क्या होता है, सर हमारे पास नेचर में जो और एग्जिस्ट करता है उस और से प्योर मेटल के निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। सर 3 स्टेप में किया जाता है, वो किस स्टेप में किया जाता है, देख बेटा वो स्टेप मैं तुझे यहां इस ग्राफ के जरिए बताना चाहूंगा। 3 स्टेप में, एक कंसंट्रेशन ऑफ और, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सर एक्सट्रैक्शन में 3, एक लो रिएक्टिविटी वाला, फिर मीडियम रिएक्टिविटी वाला और हाईली रिएक्टिविटी वाला। लो रिएक्टिविटी वाले की सल्फाइड और होती है, सल्फाइड और को मैं किससे, रोस्टिंग से करता हूं। मिडिल वाले की सल्फाइड और कार्बोनेट होती है, सल्फाइड हो तो रोस्टिंग से करूंगा, कार्बोनेट होती है तो कैल्सिनेशन से करूंगा। और सर कौन सा हाईली रिएक्टिव जो होता है वो किससे करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं। सेल ऐसा होता है, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है, 2 मेटल की रॉडें होती हैं, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है बेटा, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव रॉड होती है, और उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेटा हमने उसके बाद हमने पढ़ी। ओके सर, उसके बाद हमने ये खत्म करके क्या पढ़ा, एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मेटल्स और मेटल्स के, या मेटल्स और नॉन मेटल्स के। गोल्ड हमने पढ़ा, हमने एमलगम पढ़ा, हमने ब्रास पढ़ा, ब्रोंज पढ़ा और स्टील हमने पढ़ा बेटा, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 होता है खत्म। बहुत मजेदार तरीके से बेटा हमने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपकी जो लेक्चर सीरीज है आपको बहुत मदद कर रही होगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, आपका बेटा अच्छे से नोट्स को और इंप्रूव कर सकते बेटा हो रहा होगा। आपको सभी बेटा इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।